गुड मॉर्निंग दोस्तों, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज की वीडियो में जो अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर, जलावशोषण की क्रियाविधि। अब पादपों में अपना जलावशोषण की क्रियाविधि को दो चरणों में बांटा गया है, जिसमें कि पादपों में जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो इसको समझाने के लिए क्रेमर, साइंटिस्ट है, क्रेमर ने 1949 में पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए उसको दो भागों में बांटा, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। भाई, पादपों में जल अवशोषण की जो क्रियाविधि है कि पादपों में जल अवशोषण किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए क्रेमर ने 1949 में पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को दो चरणों में बांटा। नंबर 1, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा है निष्क्रिय जल अवशोषण। तो क्रेमर ने सबसे पहले पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को 1949 में समझाने के लिए पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को मुख्य रूप से दो चरणों में डिवाइड किया, सक्रिय जल अवशोषण एंड निष्क्रिय जल अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्वेशन and passive water observation। कि पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए क्रेमर ने सर्वप्रथम 1949 में दो चरणों में बांटा, सक्रिय जल अवशोषण एक्टिव वाटर एब्जॉर्वेशन और पैसिव वाटर एब्जॉर्वेशन, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। अब देखो, सक्रिय जल अवशोषण में तो कुछ बल हैं, ये कार्य करते हैं, जिसको समझाने के लिए भी उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, अलग अलग तरीके से बताया था, जिसमें पहला पॉइंट है सक्रिय जल अवशोषण में, सक्रिय जल अवशोषण में पहला है परासरणी प्रक्रम द्वारा जल अवशोषण। कि देखो, परासरण एक बल है, परासरण एक दाब है, परासरणी प्रक्रम द्वारा जल अवशोषण। ये परासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय जल अवशोषण को सबसे पहले ड्यूट्रोच ने कि पादपों में परासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय जल अवशोषण को समझाने के लिए ड्यूट्रोच ने 1837 में
इसने 1837 में बता दिया था, 1837 में बताया था कि पादपों में जल अवशोषण जो होता है परासरणी प्रक्रम द्वारा होता है, कि जड़ों में परासरण बल एक कार्य करता है। जब बाहरी जल के अणु उस परासरणी प्रक्रम के द्वारा अंतःत्वचा जल जड़ों के अंदर प्रवेश करता है और धीरे धीरे उसमें चूषण बल लगता है। चूषण बल एब्जॉर्प्शन डीपीडी, विषण दाब न्यूनता डीपीडी के कारण चूषण बल जैसे ही लगता है, उस चूषण बल से जल के अणु उसमें खिंचाव उत्पन्न करते हैं और वो पादप के जाइलम कहाँ तक पहुँच जाता है, जाइलम तक जल के अणु पहुँच जाते हैं। और ये जल के अणु जैसे ही जाइलम तक पहुँचते हैं, जाइलम से जल के अणु धीरे धीरे आगे ऊपर की ओर गति करते हुए खिंचाव बल लगता है और चूषण बल जो खिंचाव बल होता है, और चूषण बल के कारण ये पादपों की पत्तियों तक पहुँचता है, अर्थात पादप के ऊंचाई वाले जो भाग हैं वहाँ तक इस प्रकार से जल के अणु गतिमान अवस्था में होते हुए इस प्रकार से परासरणी प्रक्रम द्वारा जल अवशोषण को सबसे पहले ड्यूट्रोचट साइंटिस्ट ने 1837 में बताया था कि परासरणी प्रक्रम के द्वारा भी पादपों में जल का अवशोषण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मूल की वलकुट कोशिकाओं का डीपीडी, जड़ की जो होती हैं मूल के वलकुट की कोशिकाओं का जब डीपीडी विषण दाब न्यूनता, जिसको चूषण दाब के नाम से भी जाना जाता है, जब डीपीडी कम हो जाता है तो इनमें खिंचाव बल उत्पन्न होता है और खिंचाव बल के कारण ये मूल के वलकुट कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं। जल का अवशोषण करने के बाद ये जाइलम में पहुंच जाते हैं। जाइलम उत्तक पादपों में जल अवशोषण पादप को विभिन्न भागों तक जल का पहुंचाने का कार्य करता है और जैसे जाइलम कोशिकाओं तक ये पहुंचता है तो फिर ये उस जल के अणुओं को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब मृदा का एटमॉस्फेयर मृदा का वायुदाब एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब से जब कम हो जाता है तब यह चूषण बल कार्य करता है। तो उस स्थिति में जब ये वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर उनका दाब कम हो जाता है तो जल के अणु उन वलकुट कोशिकाओं के अंदर विषण दाब न्यूनता के कारण प्रवेश कर जाते हैं और ये इस जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से, जाइलम उत्तक के माध्यम से ये पादप के विभिन्न भागों तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से पादपों में सक्रिय जल अवशोषण परासरणी प्रक्रम द्वारा पादपों में जल अवशोषण होता है। यह सिद्धांत जल की सरलतम गति को दर्शाता है। यह सिद्धांत जो है पादपों में जल अवशोषण की सरलतम गति को दर्शाता है, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई और विशेष कार्य नहीं है। एक नॉर्मल जो गति होती है सरलतम गति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये पादपों में सक्रिय जल अवशोषण का पहला परासरणी प्रक्रम द्वारा पादपों में जल अवशोषण है और दूसरा है अपरासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय जल अवशोषण। दूसरा स्टेप है अपरासरणी प्रक्रम द्वारा सक्रिय जल अवशोषण, कि अब पादपों में बिना परासरण बल के द्वारा सक्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम क्रेमर ने 1955 में क्रेमर ने 1955 में सुझाव दिया था कि पादपों में अपरासरणी प्रक्रम के द्वारा भी सक्रिय जल अवशोषण होता है। इसमें जब मूल रोम की कोशिका रस की सांद्रता जब मूल रोम
कि कोशिका रस की सांद्रता मृदा मूलरोम के कोशिका रस की सांद्रता जल की सांद्रता से कम होने पर मृदा जल की सांद्रता से कम होने पर होता है कि जब मूलरोम की कोशिका रस की सांद्रता मृदा जल की सांद्रता से कम हो जाता है तो ये जल अवशोषण होता रहता है। पर जल अवशोषण होता रहता है कि जब मूलरोम की कोशिका रस की सांद्रता, मूलरोम फाइबर जो होते हैं मूल कोशिका के मूल के, उन कोशिकाओं का जब कोशिका रस की सांद्रता जब मृदा जल की सांद्रता से कम होने पर भी जल अवशोषण लगातार होता रहता है। और क्रेमर ने 1955 में सुझाव दिया कि जल सांद्रता प्रवणता की दिशा जल अवशोषण की ऊर्जा की, भाई जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय जल अवशोषण इसको इसीलिए बोला जा रहा है कि इसके लिए जब जल के अवशोषण किया जाता है तो जल अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो श्वसन द्वारा मुक्त होती है। इसमें जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उसे श्वसन द्वारा प्राप्त होती है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? श्वसन के द्वारा। कि पादपों में अपरासरणी प्रक्रम के द्वारा जब सक्रिय जल अवशोषण होता है तो इसको क्रेमर ने बताया था कि जब पादपों में के मूलरोम की कोशिका रस की सांद्रता मृदा जल की सांद्रता से कम होने पर जल का अवशोषण होता रहता है और इस जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको सक्रिय जल अवशोषण बोला है, एक्टिव वाटर ऑब्जर्वेशन। तो सक्रिय जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा उसे श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है। और अब दूसरा कारक है जल का निष्क्रिय अवशोषण। जल का निष्क्रिय अवशोषण। सेकंड था जल का निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव पैसिव वाटर ऑब्जर्वेशन कि पादपों में देखो सक्रिय जल अवशोषण के लिए पादपों में परासरणी बल, सांद्रता रस या फिर उसमें इन बल जब भी काम करेंगे जब उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बाकी निष्क्रिय जल अवशोषण पादपों में अधिकतर जल का अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण ही होता है, क्योंकि पादपों में ये निष्क्रिय जल अवशोषण भी कई प्रकार से होता है। इसमें निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए देखो अधिकतर पादपों में लगभग
75% पादपों में जल का अवशोषण निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। और ये जब वाष्पोत्सर्जन अवशोषण से अधिक होता है जब वाष्पोत्सर्जन अवशोषण से अधिक होता है तब जल का निष्क्रिय अवशोषण होता है। देखो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि पादपों में निष्क्रिय जल अवशोषण कब होगा, जब वाष्पोत्सर्जन की गति, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अवशोषण की दर से जब अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पादपों में पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन किया जाता है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। जब पादपों की पत्तियों के द्वारा जैसे धूप, प्रकाश, तेज वायु, जब जैसे ही वाष्पोत्सर्जन की गति अधिक हो जाती है, पेड़ की पत्तियों से जल का अवशोषण उत्सर्जन अधिक मात्रा में किया जाता है, तो उस कोशिकाओं में, वहाँ जल की कोशिकाओं में आसपास की जो ये रंध्र होते हैं और रंध्रों की कोशिकाओं में जैसे ही उसके पास की कोशिकाओं में जल के अणुओं की कमी होती है, वो उनके पास वाली जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ से उस जल का क्या कर लेती हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेती है, अवशोषण कर लेती हैं। वो दूसरी कोशिका से वो तीसरी कोशिका से, इस तरह से एक चैन बन जाती है, एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो इसमें जब वाष्पोत्सर्जन अवशोषण से अधिक होता है, जैसे पादप जल का अवशोषण करता है, यदि उससे अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो जाके ये जल का निष्क्रिय अवशोषण होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण में कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही पादप की पत्तियों के द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, उसके पास वाली कोशिकाओं में जल के अणुओं की कमी हो जाती है। जैसे ही जल के अणुओं की कमी होती जाती है, वो अपनी अगली कोशिका से जल के अणुओं का ऑब्जर्वेशन करती है, वो अपनी अगली कोशिका से जल के अणुओं का ऑब्जर्वेशन करती है। तो इस प्रकार से एक जैसे ही जड़ की कोशिकाएं, पत्तियां हैं, इन पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन से जैसे ही जल के अणुओं का उत्सर्जन किया जाता है, तो इस उत्सर्जन के द्वारा ये अपने नज़दीक की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जल के अणुओं का ऑब्जर्वेशन करेंगी। तो इस प्रकार से एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ती हुई वो मूल तक पहुंच जाती है। मूल की कोशिका में जल के अणुओं की कमी होती है तो वो अपने भौम जल जो होता है, भौम जल, उस भौम जल में से जल के अणुओं का ऑब्जर्वेशन करती हैं और इस प्रकार से कंटिन्यू एक पथ बन जाता है, क्योंकि जल के अणुओं में एक सहसंयोजन बल पाया जाता है। जल के अणु आपस में सहसंयोजन बल के द्वारा जुड़े रहते हैं और ये सहसंयोजन बल एक बहुत मजबूत बल होता है, जिससे के कारण जल के अणुओं की, जल के कणों की एक चैन बन जाती है। इस प्रकार से लगातार पादपों में ये जल का निष्क्रिय अवशोषण होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन जैसे होता है, पत्तियों में जल के अणुओं की कमी हो जाती है या पादप के किसी भी वायु विभाग के द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, तो इस प्रकार से तीव्र वाष्पोत्सर्जन की स्थिति में जल पर एक तनाव पड़ता है। जैसे ही तीव्र वाष्पोत्सर्जन होता है, जल पर एक तनाव बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है? तनाव बल, जिसको अपन खिंचाव बल बोलते हैं। जैसे ही ये और जल के अणु जल के
अणुओं में सहसंयोजन बल पाया जाता है, जिसके कारण जल के अणु आपस में जुड़े रहते हैं और इनकी इस जैसे ये जल के अणु आपस में जुड़े रहेंगे तो लंबी एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे जिस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होएगा तो उस हिसाब से ये नीचे से भौम जल मृदा में से जल के अणुओं का लगातार कंटिन्यू अवशोषण करते जाएंगे और ये चूषण बल जैसे उसमें अगला खिंचाव बल लगेगा और इस प्रकार से ये लगातार कंटिन्यू पादपों में जल का अवशोषण करते रहते हैं और इस प्रकार की जल की जो गति होती है उसको निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। क्योंकि कोशिकाओं का इसमें डीपीडी बढ़ जाता है, चूषण दाब बढ़ जाएगा। अगली कोशिकाओं का डीपीडी जैसे बढ़ेगा तो डीपीडी चूषण बल दाब बढ़ जाएगा, चूषण अगली कोशिका उसमें खिंचाव करेगी, वो अगली कोशिका उसमें खिंचाव करेगी। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। और पादपों में इस प्रकार से जल अवशोषण की क्रियाविधि को 2 चरणों में कंप्लीट किया गया है, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। इस जल अवशोषण की क्रियाविधि को सबसे पहले क्रेमर ने 1949 में समझाया था कि पादपों में जल का अवशोषण 2 प्रकार से होता है। सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उनको श्वसन से प्राप्त होती है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक जैव रासायनिक अभिक्रिया ऑलरेडी जैसे वाष्पोत्सर्जन होगा उसके पास की कोशिका में जल के अणुओं का कम पड़ जाएंगे, जिससे उनमें डीपीडी उत्पन्न होगा, चूषण बल उत्पन्न होगा। चूषण बल उत्पन्न होगा तो अगली कोशिका से जल के अणुओं का शोषण करेंगे। जैसे ही तीव्र वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल के अणुओं पर एक तनाव बल उत्पन्न होता है और तनाव बल उत्पन्न होता है, जल के अणु आपस में सहसंयोजन बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे वह अगले अणुओं को लगातार जोड़े रखने का कार्य करते हैं। अब आज की वीडियो में बस इतना ही।